हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम, सभी का अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन हिंदी का अपना जो चैप्टर है मलिक मोहम्मद जायसी इनके द्वारा लिखित जो 12 मासा कविता है, इसमें जो 4 पद दिए हुए हैं और चारों पदों की व्याख्या के बाद अब अपन करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनका जो अभ्यास प्रश्न है उनको अपन यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद में जो इसके जितने भी दूसरे जो प्रश्न उत्तर बनते हैं छोटे बड़े सारे के सारे अपन अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, ऑब्जेक्टिव टाइप के सब कुछ जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे पहले पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी, और विरहिणी कौन है? नागमती है, रतन सेन की पत्नी नागमती की वीर व्यथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 पद दिए हुए हैं और चारों पदों में यहाँ पे 4 महीने जो सर्दी की ऋतु के जो 4 मास होते हैं उन 4 मासों का प्रत्येक पद में एक एक मास का वर्णन किया है। तो यहाँ पे अगन मास की बात हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगन मास में जो विशेषताएं बताई है कवि ने, विरहिणी की जो व्यथा, उसकी वीर व्यथा जो बताई है उसका वर्णन आपको करना है। महीने का ध्यान रखना है क्योंकि 4 पद हैं और चारों महीनों का अलग अलग यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो पहले बात करेंगे अगहन मास, और अगहन जो है ना ये मगसर मास को कहा गया है। जैसे हिंदी के अपने जो 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, चैत्र से शुरू होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघशीष पौष माघ और फाल्गुन। तो ये जो मगसर है ना, मगसर, इसे अगहन मास कहा गया है। तो मगसर महीने में क्या होता है, सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है। कार्तिक के बाद जैसे ही कार्तिक होता है पूरा, उसके बाद सर्दी की ऋतु जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कहा है कि महीने में सर्दी यानी ठंडक जो है वो बढ़ जाती है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और इस दौरान नागमती जो होती है, रतन सेन की पत्नी जो नागमती है, क्योंकि रतन सेन जो है वो श्रीलंका चले जाते हैं, तो उस समय जो नागमती जो पीछे रहती है उसकी व्यथा का वर्णन कवि यहाँ पे करते हुए कहते हैं कि नागमती दिन की तरह छोटी हो गई है, क्योंकि सर्दी की ऋतु प्रारंभ होते ही दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। तो नागमती जो है वो दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, अपने पति के वियोग में जो है वो सिकुड़ती जा रही है, तो उनकी तरह छोटी हो गई है। और वीरह वेदना, उसकी जो वीरह है, नागमती की जो पीड़ा है पति के वियोग में, जो उसकी जो वीरह वेदना है वो रात की तरह बड़ी हो गई है, क्योंकि सर्दी ऋतु में रातें बड़ी होती हैं। प्रिय के वियोग में ये रातें काटे नहीं करती, क्योंकि प्रिय उसके पास नहीं है। नागमती का रूप सौंदर्य तो प्रिय अपने साथ ले गया, मतलब उसका जो पति है वो उसका जो रूप सौंदर्य है वो अपने साथ ले गया। तात्पर्य ये है कि बिना पति के जो है वो दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, एक प्रकार से उसका रूप सौंदर्य भी गायब हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने साथ लेके चले गए हैं। यदि वह अब भी लौट आए तो उसका रूप रंग भी वापस आ जाएगा। अपने प्रिय के पास संदेश वह भिजवाती हुई वह कौवे और भंवरे से अनुरोध करती है। ध्यान रखना, कौवा और भंवरा यहाँ पे संदेशवाहक के रूप में काम करने वाले 2 पक्षी हैं। और यहाँ क्या कहती है कि तुम जाकर उनसे, यानी राजा रतन सेन से कह देना कि तुम्हारी पत्नी नागमती तुम्हारे विरह की आग में जल करके मर गई है, और उसके मरने से जो उसके शरीर से जो धुआं उठा था उस धुएं की वजह से हम दोनों काले हो गए हैं। मतलब कौवा भी काला होता है, आपने देखा उसका कलर, और भंवरा जो होता है काले कलर का भंवरा, ठीक है ना, उसको संदेशवाहक माना गया है, तो वो भी काला होता है। तो नागमती दोनों से ये कहती है कि आप जाइए दोनों और उनसे कहना कि तुम्हारी पत्नी नागमती मर चुकी है, और जो धुआं उठा उससे हम भी दोनों काले हो गए हैं। हमारा जो काला रंग है वो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। तो ये पहले पद में कवि ने जो है वर्णन किया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न लिखा हुआ है कि जीवत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जीवत खाई मुँह नहीं छाड़ा, तो देखो क्या होता है कि एक बाज पक्षी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाज पक्षी होता है ना, बड़ा भयंकर होता है, वो अपने शिकार को बहुत डराता है, बहुत परेशान करता है। तो यहाँ उसकी जो विरह वेदना है, नागमती की जो विरह वेदना है, वो विरह बाज पक्षी की तरह अपने शिकार को घेरे हुए, जिस तरीके से बाज अपने शिकार को घेर लेता है और उसके बाद उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है, उसी तरीके से विरह बाज पक्षी के समान नागमती को घेरे हुए है, उसी के चारों ओर मंडरा रहा है।
जीते जी वह पक्षी उस शिकारी के डर से तो सूख रहा है, मतलब जब तक वो पक्षी जिंदा है वो उस बाज पक्षी के डर से हमेशा सूखा रहता है, मतलब हमेशा डरा रहता है कि मुझे खाएगा, मुझे खा जाएगा, मुझे तड़पाएगा, मुझे मारेगा, ऐसे। तो फिलहाल जो नागमती की जो वीर वेदना है बाज पक्षी के समान लगातार उसे परेशान किए हुए हैं, और उसके बाद जब बाज पक्षी उस अपने शिकार को जब खा लेता है तो अपना शिकार बना करके मार डालेगा, उसके बाद भी उसकी दुर्दशा करेगा, यानी चीर फाड़ कर उसे खाएगा। तो ठीक इसी प्रकार नागमती को लगता है कि विरह बाज पक्षी की तरह उसे चारों ओर से घेरे हुए है, जीते जी उसे खा रहा है, अर्थात विरह के कारण वह रात दिन दुर्बल होती जा रही है। उसे लगता है कि यह विरह अवश्य ही उसे मार डालेगा और शायद मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पंक्ति से विरहिणी नागमती की निराशा झलक रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले हम तीसरा प्रश्न करेंगे। हमारा ये जो जितने भी प्रश्न उत्तरपण कर रहे हैं, इसके अलावा जो पहले जो इसकी जो कविता है जिसका हमने इसकी कंप्लीट व्याख्या करी है, इसके बाद अपन इसके करेंगे एमसीक्यूज, और परीक्षा में आने वाला एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसका भी अपन अभ्यास करते हैं। मॉडल पेपर्स भी मैं आपके लिए अवेलेबल कराता हूँ। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम इसी तरीके से पहले टॉपिक पढ़ते हैं, उसके प्रश्न उत्तर करते हैं, उसके एमसीक्यूज करते हैं। ये नोट्स में आपको अवेलेबल करवाता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल नंबर है नोट कर लीजिए, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और जब आप हमें नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। 4 पद मैंने पहले ही बताया पहले प्रश्न में कि 4 पद हैं, और चारों पदों में सर्दी की ऋतु के जो 4 महीने होते हैं उन चारों महीनों का एक एक पद में वर्णन किया गया है। तो फिलहाल अब हमें यहाँ पे कवि ने प्रश्न जो पूछा है कि माघ महीने में कवि ने विरहिणी की किस अनुभूतियों का वर्णन किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माघ के महीने में सर्दी और भी बढ़ गई है। पहले अगहन मैंने मगसर मास आता है, मगसर के बाद फिर पोष मास आता है ना, मगसर, पोष, माघ और फाल्गुन, इस तरीके से रहता है। तो माघ महीना होता है ना, वो तीसरा महीना है, और इसमें सर्दी और भी भयंकर रूप से बढ़ चुकी होती है। प्रिय के बिना इस सर्दी से छुटकारा मिलना उस विरहिणी को संभव नहीं लगता। जाड़े की इस ऋतु में होने वाली वर्षा, अब कई बार क्या होता है सर्दी की ऋतु में बारिश हो जाती है, और जो बारिश होती है उसे महावट कहते हैं। तो उस समय अगर वर्षा हो जाए उस भयंकर सर्दी में, तो उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की तरह है, मतलब लगातार वो अपने प्रियतम के वियोग में है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महावट हो गई है, सर्दी की ऋतु में बारिश होती है, अर्थात रात दिन प्रिय के वियोग में रोती रहती हैं। उसने सजना संवरना छोड़ दिया है, उसके लिए किसके लिए श्रृंगार करे, प्रिय तो यहाँ है नहीं, विरह की पीड़ा उसे जलाकर मार डालना चाहती है। तो ये वर्णन हुआ है माघ महीने में, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांके किस माह में गिरते हैं। ढांके मतलब एक पलास का पेड़ होता है जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, और उस पे जो फूल खिलते हैं वो एकदम लाल कलर के होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही लाल कलर के होते हैं। तो इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या कहा है कि इससे विरहिणी का क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं। देखिए कि फाल्गुन का महीना आ गया है, सर्दी की ऋतु का अंतिम महीना, और चौथे पद में फाल्गुन महीने का वर्णन है। कवि क्या कहता है कि फाल्गुन महीना आ गया है, इस महीने में बसंत ऋतु और होली का त्यौहार होता है, मतलब पतझड़ प्रारंभ हो जाता है। या पतझड़ के बाद जैसे ही पतझड़ समाप्त होता है तो उसके बाद जो है ना नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं। जितनी भी फसलें होती है, जैसे राई की फसल है, या फूल होते हैं, या जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे आम होते हैं उन पे बोर आना है, तो इस तरीके से बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, होली का त्यौहार आ जाता है। बसंत ऋतु में ही पतझड़ शुरू हो जाता है, वृक्षों से पत्ते पीले पड़ करके झड़ने लगते हैं, और वनों में ढाक यानी पलास, ढाक मतलब एक पलास का पेड़ होता है, पलास के पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों की शाखाएं पत्तों से रहित हो जाती है। यहाँ पतझड़ निराशा का प्रतीक है। विरहिणी भी इसी तरह निराश है, उसका शरीर दुर्बल हो गया है,
उसके मन में न तो उल्लास है और न ही आशा। वह पूरी तरह हताश हैं और सोचती हैं कि वह प्रिय यानी रतन सेन वापस ही नहीं आएगा। इसीलिए जहां और सब लोग होली और बसंत के उल्लास से भरे हुए हैं, वहीं पर विरहिणी नागमती का हृदय विरह की आग में जल रहा है। उसे लगता है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से प्रार्थना करूं कि इस राख को उड़ा करके आप उस मार्ग पर बिखेर दीजिए जहां मेरा प्रियतम अपने चरण रखेगा। इससे नागमती को प्रिय मिलन की उत्कट इच्छा व्यक्त हुई है, मतलब मरने के बाद भी वो अपने प्रिय से मिलन की इच्छा रखती है। इस बात का ये प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं, जिन इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई है और इन पंक्तियों की आपको करनी है व्याख्या। पहला प्रश्न है, पिय सो कहे हु संदेशड़ा ए भौरा ए काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। विरहिणी क्या कहती है कि वो अपने प्रीतम के पास संदेश भिजवाना चाहती है कोय और भंवरे के माध्यम से, और कहती है कि तुम जाकर के उनसे कहना कि तुम्हारी पत्नी नागमती मर चुकी है और उसके मरने से जो धुआं उठा उस धुएं में हम दोनों भी काले पड़ गए हैं। तो विरहिणी नागमती भंवरे और कोय को अपना संदेशवाहक बना करके अपने प्रियतम के पास भेजना चाहती है। अतः उन दोनों से अनुरोध करती है कि तुम तो उड़कर कहीं भी जा सकते हो, मेरा यह छोटा सा संदेश मेरे प्रिय तक पहुंचा देना। मेरे प्रियतम से कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह में जलकर मर गई है, उसके शरीर के जलने से जो धुआं निकला उसी से हम काले पड़ गए हैं। इसमें नागमती के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा ख हमारा, इसका भी हमें करनी है, भावार्थ इसका लिखना है। लिखा है कि रकत ढरा मासु गरा हाड़ भय सब संख, धनी सारस होई रही मुई आई समेटहूँ पंख। अब देखिए, पति के वियोग में लगातार परेशान, चिंतित और विरह वेदना से पीड़ित नागमती जो है वो क्या कहती है कि मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब तो मेरे शरीर से सारा का सारा रक्त जो है वो निकल चुका है, ढल चुका है, निचुड़ चुका है, ठीक है। और मांस गरा मतलब जो मेरे शरीर में जो मांस था वो भी गल गया है सारा का सारा। हाड़ भय सब संख, और जो हड्डियाँ थी वो सारी की सारी हड्डियाँ जो है एक प्रकार से खोखली हो गई हैं, जैसे कि शंख होता है। धनी सारस होई ररी मुई अब समेटो पंख। और अब नागमती यहाँ पे क्या कहती है कि अब तो मैं जो है ना, जिस तरीके से सारस जो जोड़ा होता है सारस का, वो जब बिछुड़ जाता है तो दूसरा जो पीछे रहता है वो भी रो रो करके मर जाता है, तो उसी तरह से मैं भी तुम्हारे वियोग में लगातार मर रही हूँ, और अब तो तुम आकर के इस जो राख बची है इस राख को समेट लीजिए। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि विरहिणी नागमती के शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है, मांस गल गया है और हड्डियां शंख की तरह खोखली हो गई हैं। जैसे सारस की जोड़ी जब बिछुड़ती है तो दूसरा पक्षी जो शेष बचा है वह प्रिय की याद में रोते रोते मर जाता है, उसी प्रकार यह नागमती भी अपने प्रियतम से बिछुड़ने से दुखी है और अब मर रही है। प्रिय आकर उसकी मिट्टी समेट ले, अर्थात इसकी अंतिम क्रिया कर जाए। इस विरह वर्णन पर फारसी का प्रभाव है। नेक्स्ट है हमारा ग, तुम बिन कंता धनी हरुई तन तीनुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा छोल। तो नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम बिन कंता धनी हरुई, तुम्हारे बिना तुम्हारे वियोग में यह नागमती इतनी दुर्बल हो गई है कि तन तीनुवर भाडोल, कि उसका शरीर तिनके की तरह हवा में उड़ जाता है। तेही पर विरह जराई के, ऊपर से विरह उसे जला करके राख बना रहा है, चाहे उड़ावा झोल, और हवा में उस राख को उड़ाना चाहता है। नेक्स्ट है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाई, मकु तेही मारग होई परो कंत धरे जय पाठ। तो अपने कंत, अपने प्रियतम को, अपने पति को संबोधित करते हुए नागमती विरहिणी जो है वो कहती है कि विरहिणी अब नागमती अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं। यह तन जारो छार के, मतलब इस शरीर मेरा जल जाए, उसकी राख बन जाए, और कहो कि पवन उड़ाए, और फिर पवन से कहती है कि तुम उस राख को उड़ा देना, मेरे मरने के बाद जो राख बचेगी उस राख को तुम उड़ा देना। मकू ते ही मार्ग होई परो, और फिर उस राख को तुम उस मार्ग पर डाल देना जहां मेरे कंत, मेरे पति अपना पांव रखना चाहे, मतलब जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते में तुम बिखेर देना। मतलब अंतिम इच्छा है कि मरने के बाद भी वो अपने प्रियतम से मिलन की आकांक्षा करती है। तो यहाँ पे क्या कहती है कि विरहिणी नागमती अपनी आकांक्षा व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं, और फिर पवन से प्रार्थना करूं कि तुम इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर दो जहां मेरा
मेरा प्रियतम पैर रखेगा, अर्थात विरहिणी नागमती मरने के बाद भी प्रिय के मिलन की आकांक्षिणी है। तो ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं, बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके जो बाकी इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न हैं पाठ्यपुस्तक के अलावा एमसीक्यूज भी करेंगे, अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक सारे के सारे प्रश्न करेंगे। तो अगर विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो कोर्स है आपको ये मात्र 99 रुपीज़ में हम आपको पूरे साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। और हमारा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का इशू तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9079622989। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।